हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जून मंथ की मूमल करंट अफेयर का नेक्स्ट पार्ट। अगर आपने पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा जाकर के, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आर्थिक गतिविधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा मई 2021 में 2020 और 21 के लिए मुख्य फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। और इस अनुमान में आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें टोटल खाद्यान्न उत्पादन याद करना है जो कि 30.544 करोड़ टन है। एक चावल का याद करना है 12.146 करोड़ टन है, और एक गेहूं का याद करना है जो कि 10.875 करोड़ टन है। ठीक है, ये तीन चीज़ें याद करनी हैं और ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इधर भी देख सकते हैं आप, ये इधर भी यही आंकड़े दिए हुए हैं और इनमें तुलना की गई है कि 2019 और 20 के दौरान जो टोटल जो खाद्यान्न उत्पादन था वो 29.75 करोड़ टन, खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 79.4 लाख टन जो है ज़्यादा उत्पादित हुआ है इस बार। ठीक है, बात करें विगत 5 वर्षों की तुलना में तो 2.66 करोड़ टन ज़्यादा आंका गया है इस बार। ये चावल के बारे में दिया गया है। ठीक है, गेहूं, चावल, दलहन इनके बारे में दिया गया है, मोटे अनाजों के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये आप आंकड़े देख सकते हैं, लेकिन इनमें इम्पोर्टेंट तीन ही है। एक टोटल खाद्यान्न उत्पादन है, और एक गेहूँ का और एक चावल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका की वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रतिभाशाली कंपनियों की सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 2 कंपनियों को। वो 2 कंपनियां कौन कौन सी है? एक तो रिलायंस की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की प्रौद्योगिकी इकाई जो है जियो प्लेटफॉर्म वो है। एक ऑनलाइन शिक्षा देने वाली स्टार्टअप जो कंपनी है बाइजू। इन दोनों कंपनियों को वर्ष 2021 की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है टाइम्स पत्रिका में। ठीक है, बात करें जियो प्लेटफॉर्म की तो इसकी स्थापना 2019 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में है। और बात करें बाइजू की तो बाइजू की स्थापना 2011 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आकस्मिक जोखिम कोष की कुल पूंजी के 5.5% पर बनाए रखने का फैसला लिया है। ठीक है, और इस फैसले के तहत आरबीआई ने आरक्षित कोष से केंद्र सरकार को 99.122 हज़ार करोड़ रुपए अधिशेष के रूप में अंतरित करने की मंजूरी प्रदान की है। अधिशेष मतलब होता है कि आरबीआई की अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, कोई आयकर नहीं देना पड़ता, इसलिए वह अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद ज़रूरती प्रावधान और ज़रूरती निवेश करने के बाद जो राशि बच जाती है वह अधिशेष राशि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 2020 और 21 में 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश जो है वो आया है। यानी कि भारत में 81 अरब 72 करोड़ जो डॉलर है उसकी एफडीआई आई है। वित्त वर्ष 2021 और 22 के दौरान भारत में 81 अरब 72 करोड़ डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश आया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2019 और 20 की तुलना में यह 10% अधिक है। ठीक है, और बात करें सबसे ज़्यादा निवेश है जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सबसे अधिक यानी कि 44% तक विदेशी निवेश हुआ है। और इसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें, और फिर उसके बाद जो है सेवा के क्षेत्र में निवेश हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि पर 7.1% ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केंद्र सरकार ने भविष्य निधि और अन्य गैर सरकारी भविष्य निधि पर 7.1% ब्याज दर में कोई परिवर्तन नहीं किया है। आर्थिक कार्य विभाग के अनुसार मौजूदा ब्याज दर वित्त वर्ष की अप्रैल से जून की तिमाही के लिए लागू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के बैंक में उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों यानी कि एमडी, सीईओ और डब्ल्यूटीडी के लिए अधिकतम कार्यालय निर्धारित किया है।
ठीक है। और इनका कार्यालय 15 वर्ष कर दिया है, या तो 15 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से कोई भी हो सकता है पहले। और 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक व्यक्ति एक बैंक में 3 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः एमडी और सीईओ और डब्ल्यूटीडी के रूप में नियुक्त किए जाने के पात्र होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अप्रैल 2021 को अंतर्राष्ट्रीय कोष IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 के अनुसार वित्त वर्ष 2021 और 22 में भारत की वृद्धि दर का अनुमान है। तो भारत की वृद्धि दर का जो अनुमान है वो 12.5% तक अनुमानित किया गया है। बात करें IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। और इसी के साथ IMF ने 21 व 22 में विश्व की विकास दर जो है 6% तथा 4.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। ठीक है, आपको ये बस इंडिया की याद रखनी है और एक वर्ड की याद रखनी है, बस हो गया काम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत के केंद्र सरकार का लेखा जोखा है। ठीक है, भारत सरकार ने 2020 और 21 में कहां से तो पैसा प्राप्त किया है और कितना पैसा प्राप्त किया है और कहां कहां भारत सरकार ने व्यय किया है। ठीक है, वर्ष 2020 और 21 के दौरान 16,89,720 करोड़ रुपए की कुल कमाई की है। एक आपको ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और जिसमें भी 14,24,035 करोड़ रुपए की राशि कर राजस्व से प्राप्त की है। 2,08,059 करोड़ रुपए की राशि गैर कर राजस्व से प्राप्त की है। 57,626 करोड़ रुपए की राशि गैर ऋण पूंजीगत राशि से प्राप्त की है। और इसी में बात करें भारत सरकार के व्यय की, तो भारत सरकार ने जो है कुल व्यय 35,11,181 करोड़ रुपए का व्यय किया है। और वो व्यय भी कहाँ कहाँ किया है, उसमें से 30,86,360 करोड़ रुपए की राशि राजस्व खातों में दी है और 4,24,821 करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत खातों में है। ठीक है, और कुल राजस्व व्यय में से बात करें तो 6,82,079 करोड़ रुपए का जो है ब्याज भुगतान के रूप में प्रदान किया है। 6,89,545 करोड़ रुपए की राशि सब्सिडी के रूप में प्रदान की है। ठीक है, अब आपको ये कंप्लीट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि भारत सरकार ने अर्न कितना किया है और भारत सरकार ने व्यय कितना किया है। बस ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें 7 अप्रैल 2021 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऑनलाइन बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए पेमेंट बैंक में डिपॉजिट लिमिट की सीमा बढ़ा दी गई है। और वो कितनी कर दी गई है, 2 लाख कर दी गई है। सिर्फ आपको बस इतना ही याद रखना है कि ऑनलाइन बैंकिंग को प्रोत्साहन देने के लिए पेमेंट बैंक की जो लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। वो पहले 1 लाख थी, अब उसे बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरकार टाटा की हुई बिग बास्केट, यानी कि 28 मई 2021 को टाटा ग्रुप और बिग बास्केट के बीच एक डील हुई थी और टाटा सन्स ने बिग बास्केट में बड़ी जो है हिस्सेदारी खरीद ली है और 9,500 करोड़ रुपए के साथ जो है टाटा सन्स ने बिग बास्केट में अपनी हिस्सेदारी प्राप्त की है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है कि कोरोना का B1.617 वेरिएंट है जो कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान प्राप्त हुआ। ये वेरिएंट काफ़ी खतरनाक था। इस वेरिएंट के जो अधिकांश केस है वो भारत में मिलने के कारण इसे भारतीय वेरिएंट कहा जाने लगा मीडिया में और इसका काफ़ी विरोध भी हुआ। ये काफ़ी खतरनाक और संक्रामक जो वेरिएंट था, आप सब लोगों ने भी देखा। इसके कारण काफ़ी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हैदराबाद पुणे स्थित लैब के वैज्ञानिकों के अनुसार डबल म्यूटेंट रूप बदल करके युवाओं को भी चपेट में ले रहा था और इससे देखा गया कि B1.617.2 के रूप में देखा गया। इससे हाइपोक्सिया का खतरा बढ़ रहा था, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। और बात करें जो अन्य म्यूटेंट है जो कि अभी भी सक्रिय हैं, उनमें है कि B1.617 व 1.618 जो कि एंटीबॉडी पहचानने में भी चूक कर जाती है और ये फेफड़ों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरा वेरिएंट है कि डबल वेरिएंट का म्यूटेंट है
7.1 इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफ़ी कम होता है और साइटोकाइन स्टॉर्म का भी ये कारण बन जाता है। साइटोकाइन स्टॉर्म क्या होता है? इसमें कोरोना वायरस के रोगी को पहले खुद को पता ही नहीं चलता है कि उसके अंदर कोरोना वायरस भी गया है और वह अपने आप को बेहतर महसूस करता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके इम्यून सिस्टम को ये कमज़ोर करने लगता है और वो कमज़ोर होता चला जाता है और इसके बाद उसका जो शरीर है वायरस के मुताबिक रिएक्ट करता है और वह उससे लड़ नहीं पाता है। ठीक है। तीसरा वेरिएंट है कि UKB 1.17 जो कि कैलिफोर्निया B 1.427 और 429 दक्षिण अफ्रीका B 1.351 और ब्राज़ील P.112 है। ठीक है। ये सारे वेरिएंट ही हैं कोरोना वायरस के। ठीक है। इतना सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, एक तो वो पहले वाला वेरिएंट था वो। ठीक है। और एक ये याद रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में मिले कोरोना के जो वेरिएंट है B1.617 को डेल्टा नाम दिया, यानी कि जिस देश में जो वेरिएंट मिल रहा था उसे उसी देश का वेरिएंट कहा जाने लगा। जैसे भारत का कोरोना वायरस ऐसे नाम देने लगे लोगों। तो इसे WHO ने इसे कहा है कि अब इनको भी एक अलग नाम दिया जाएगा। ठीक है। और इस B1.617 वेरिएंट को डेल्टा नाम दिया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है। इसे डबल म्यूटेंट वायरस के नाम से भी जाना जाता था। विदेशी मीडिया में इसे भारतीय कहने पर केंद्र सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई। ठीक है। ब्रिटेन में मिले B1.17 को अल्फ़ा और दक्षिण अफ्रीका में मिले B1.351 को बीटा और ब्राज़ील में मिले वेरिएंट को P1 को जो है गामा कहा जाने लगा। यानी कि आपको ये डेल्टा, अल्फ़ा, बीटा और गामा ये सिर्फ ये नाम याद रखने हैं और यही लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज भारतीय औषध महानियंत्रक ने कोविड पीड़ितों के लिए उपचार के लिए देश में विकसित दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के उपयोग को मंजूरी प्रदान कर दी है और इस दवा को जो विकसित किया है वो DRDO ने विकसित किया है और इसका विकास DRDO की एक प्रयोगशाला नाभिकीय औषध तथा संबंध विज्ञान संस्था ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज़ के साथ मिलकर के इसको विकसित किया है। ये एक दवा है जो पाउडर के रूप में होती है, जिसे पानी में घोल कर के लेना होता है। जब इस दवा को कोरोना के मरीज़ को दिया जाता है तो ये वायरस के जिस वायरस ने जिस कोशिका को ज़्यादा ग्रस्त किया है यहाँ ये इसकी मात्रा अधिक मात्रा में जाकर के वहाँ स्टोर हो जाती है, वहाँ चली जाती है और वायरस की वृद्धि को रोकती है। नेक्स्ट है कि लॉन्ग मार्च 5BYZ ये क्या है? ये एक चाइना का रॉकेट था। ठीक है। जो कि अनियंत्रित होकर के हिंद महासागर में गिर गया और ये रॉकेट चीन जो है अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कर रहा है। उसके 3 प्रमुख घटक थे। उसमें से पहले घटक को तिहाने मॉड्यूल को लेकर के अंतरिक्ष में जा रहा था, जो कि बीच में ही अनियंत्रित होकर के खो गया। चीन अपना खुद का अंतरिक्ष में एक स्टेशन का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है तियांगोंग जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के बाद दुनिया का दूसरा अंतरिक्ष स्टेशन होगा। पार्कर सोलर प्रोब ये अमेरिका की जो नासा एजेंसी है उसके द्वारा शुक्र ग्रह से आ रही एक आवाज़ है उसको रिकॉर्ड किया, उसके सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया। यह आवाज़ शुक्र के ऊपरी वातावरण से आ रही थी। नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के अध्ययन करने के लिए भेजा था। ये सूर्य की परिक्रमा करते हुए उसने जब शुक्र के ऊपर से ये गुजरा तो उसने एक आवाज़ सुनी और उस आवाज़ को रिकॉर्ड कर लिया। पार्कर सोलर प्रोब इस आवाज़ को शुक्र के करीब से जब तीसरी बार उड़ा तो 11 जुलाई 2020 को उसने ये रिकॉर्ड किया था और जब ये उसके ऊपर से उड़ा तो पार्कर प्रोब व शुक्र के बीच की दूरी मात्र 832 किलोमीटर थी। जो नासा ने पार्कर प्रोब जो अंतरिक्ष यान है उसको सूरज की बाहरी कोरोना के बारे में अध्ययन करने के लिए 2018 में लॉन्च किया था। और भारत का जो सोलर मिशन है उसका नाम भी आपको याद रखना है, आदित्य L1 मिशन है। ठीक है। जो 2022 में लॉन्च किया जाएगा, 2022 में भेजा जाएगा। ठीक है। सिर्फ आपको इतना ही याद करना है, इससे ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको और भी सब्जेक्ट पढ़नी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीओम मिशन 1 क्या है? ऑक्सीओम मिशन 1 अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में प्रथम निजी अंतरिक्ष यात्री जो मिशन है वो है। इस मिशन को निजी कंपनी
एक्सियोम स्पेस और नासा मिलकर के 2022 में लॉन्च करेगी और इस मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजा जाएगा और ये अंतरिक्ष यात्री लगभग 8 दिन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में बिताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन का मंगल मिशन जो है 15 मई 2021 में चीन ने मंगल ग्रह पर अपना पहला रोवर उतारने में सफलता प्राप्त की है और इस रोवर का नाम है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ज़ुरोंग है। चीन ने 23 जुलाई 2020 को तियानवेन फर्स्ट प्रक्षेपित किया था, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर था और एक रोवर था। इस रोवर का नाम है ज़ुरोंग। ठीक है, ये प्रक्षेपण जो है लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए किया गया था। ज़ुरोंग रोवर ने मंगल के यूटोपिया वेलेनेशिया नामक एक जगह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। ज़ुरोंग रोवर का जो भार है 240 किलोग्राम का है, जिसमें 6 पहिए हैं और 4 सौर पैनल लगे हुए हैं। चीन मंगल ग्रह पर रोवर उतारने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका ने जिसने मंगल ग्रह पर परसिवेरेंस नामक रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी। आपको ये दोनों ही याद रखने हैं कि चीन का जो रोवर था उसका नाम था ज़ुरोंग और जो अमेरिका का जो रोवर था उसका नाम था परसिवेरेंस। ठीक है, इन दोनों को याद रखना है। और इसमें कि भारत का मार्स ऑर्बिटर जो मिशन था यानी कि मंगलयान सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में पहुंचा था। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, भारत के विषय में भी आपको याद रखना है, इससे जुड़ी हुई चीज़ें। ठीक है, भारत अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचने वाला चौथा राष्ट्र बना था भारत और इसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी, ये प्रौद्योगिकी क्या है? तो DRDO ने इसे विकसित किया है। ठीक है, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी DRDO के द्वारा विकसित की गई है। इसमें क्या होगा कि ज़्यादा गर्मी में भी इंजन को सुरक्षित रखने में सहायता प्रदान करेगा। ये सिंगल क्रिस्टल जो ब्लेड प्रौद्योगिकी है, भारत इस प्रौद्योगिकी को विकसित करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के पास ये तकनीक थी। इन ब्लेड्स के जरिए 1500 डिग्री सेल्सियस तक ताप को सहन करने में इंजन को मदद मिलेगी। इस ब्लेड को DRDO की प्रीमियम जो प्रयोगशाला है, डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, उसने बनाया है। इसमें निकल आधारित जो उत्कृष्ट मिश्रित धातु है CMSX4 का यूज़ किया गया है। ये आपको याद रखनी है, CMSX4 का यूज़ किया गया है, ये याद रखना है। DRDO ने इसमें 60 ब्लेड की जो आपूर्ति है HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रदान की है। HAL जो है अपना हेलीकॉप्टर बना रहा है। ठीक है, उस हेलीकॉप्टर के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकसित कार्यक्रम के तहत इन प्लेटों का यूज़ है उसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वरुण 2021 क्या है? तो ये भारत और फ्रांस के बीच 3 दिवसीय नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास है जिसका नाम है वरुण 2021, जो कि अरब सागर में आयोजित किया गया था। भारत और फ्रांस के बीच होने वाले अन्य जो है संयुक्त अभ्यास वो है डेजर्ट नाइट 21 और गरुड़ है और एक है शक्ति अभ्यास। आदित्य L1 सपोर्ट सेल, ये क्या है? आदित्य L1 यानी कि आदित्य L1 एक हमारा इसरो का सौर मिशन है। ठीक है, उस सौर मिशन के आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए एक कम्युनिटी सर्विस सेंटर स्थापित किया जा रहा है और इन आंकड़ों को वेब आधारित इंटरफेस के द्वारा एकत्रित किया जाएगा। उस सर्विस सेंटर का नाम ही आदित्य L1 सपोर्ट सेल रखा गया है और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी कि इसरो और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसकी स्थापना उत्तराखंड स्थित हल्द्वानी में की जाएगी। सपोर्ट सेल AL1SC की स्थापना का उद्देश्य भारत के प्रस्तावित पहले और अंतरिक्ष मिशन आदित्य L1 से मिलने वाले सभी वैज्ञानिक विवरणों और आंकड़ों का अधिकतम विश्लेषण किया जाएगा। आदित्य L1 भारत का प्रस्तावित पहला सौर मिशन है। इसरो ने इसे वर्ष 2022 में प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है। इसरो द्वारा आदित्य L1 को 400 किलोग्राम वर्ग उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान XLPSLV-XL से प्रक्षेपित किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातिर अग्रसेना सैन्य अभ्यास क्या है? तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास सातिर अग्रसेना 2021 का आयोजन किया गया है और इसमें भारत,
भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश की सेनाओं ने हिस्सा लिया है। और इस अभ्यास की थीम है कि रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस, इसकी थीम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा के इंजेनिटी हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर उड़ान भरी। नासा यानी कि अमेरिकी जो अंतरिक्ष एजेंसी है, नासा के रोबोट हेलीकॉप्टर ने इंजेनिटी, जिसका नाम है इंजेन्यूटी, ने 19 अप्रैल 2021 को मंगल ग्रह पर उड़ान भरी और पृथ्वी से बाहर किसी दूसरे ग्रह पर ऐसा पहली बार हुआ है। ये इसका वजन है 1.8 किलोग्राम का वजन है इंजेनिटी हेलीकॉप्टर का, और ये 10 फीट की ऊंचाई तक उड़ा, कुछ समय के लिए हवा में भी रहा। ठीक है, दूसरी दुनिया से किसी और ग्रह पर एयरक्राफ्ट द्वारा संचालित और नियंत्रित ये पहली उड़ान थी। इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर को मार्स परसिवरेंस रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ला पेरोज समुद्री अभ्यास क्या है? तो ये फ्रांस और क्वाड देशों के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास है जिसका नाम है ला पेरोज, और इसका आयोजन 5 से 7 अप्रैल 2021 को किया गया था। और कहाँ किया गया था? बंगाल की खाड़ी में किया गया था। और उसमें क्वाड देशों में कौन कौन से देश आते हैं? इसमें भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और अमेरिका है, जो कि क्वाड देशों में आते हैं। यानी कि यह अभ्यास फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच हुआ था। ठीक है, ला पेरोज समुद्री अभ्यास की शुरुआत फ्रांस द्वारा 2019 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पुतनिक वी क्या है? भारतीय औषध महानियंत्रक ने कोविड-19 के बचाव के लिए रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को भी अब इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान कर दी है। यानी कि भारत में अब कोवैक्सीन और उसी के साथ स्पुतनिक वी का भी यूज़ किया जाएगा। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बाद जो है भारतीय औषधि महानियंत्रक ने अधिकृत होने वाले ये तीसरा टीका है। यानी कि भारत में कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और उसके बाद जो तीसरी जो वैक्सीन है वो लगेगी स्पुतनिक वी। ठीक है, ये तीनों ही वैक्सीन आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। स्पुतनिक वी को पिछले साल रूस में गामालेया राष्ट्रीय महामारी विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान संस्थान ने विकसित किया था, और भारत में भी इस वैक्सीन का जो है टेस्ट चल रहा है। और इसका जो टेस्ट है वो डॉक्टर रेड्डीज़ लैब के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि ये भारतीय लोगों पर कितना असरदार है ये टीका, उसकी टेस्ट किया जा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज़ लैब ने स्पुतनिक वी वैक्सीन की आपूर्ति के लिए रूस के प्रत्यक्ष निवेश कोष से अनुबंध किया है, और मई 2021 से स्पुतनिक वी वैक्सीन का उपयोग शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाकर के परसिवरेंस रोवर ने रचा इतिहास। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह पर अपना जो रोवर है वो भेजा था, उसका नाम है परसिवरेंस रोवर। उसने क्या किया कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित थी उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त की है। नासा के अनुसार है कि ये पहला मौका है जब किसी दूसरे ग्रह पर ऑक्सीजन बनाई गई। भविष्य के अंतरिक्ष मिशन में यह प्रयोग जो है काफ़ी सहयोगी साबित होगा, और इस रोवर ने इस तकनीक का प्रयोग 20 अप्रैल को किया था। इस टेक्नोलॉजी से भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वापसी के लिए पृथ्वी जब वापस लौटेंगे तो वहीं से ऑक्सीजन ले लेंगे। ठीक है, जीवन की खोज को तलाशने के लिए 18 फरवरी को परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह पर कदम रखा था। यह खुद पहली बार मंगल की आवाज़ रिकॉर्ड कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैनो यूरिया, भारत में विश्व का पहला नैनो यूरिया विकसित किया गया है। इसका विकास इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को ने किया है। ये यूरिया इफ्को के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अनुसंधान के बाद स्वदेशी और प्रोप्राइटरी तकनीक के माध्यम से कलोल स्थित नैनो जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के द्वारा तैयार किया गया था। यह नवीन उत्पाद है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक सार्थक कदम होगा। बात करें इफ्को की नैनो यूरिया के बारे में तो ये 500 ml की एक बोतल होगी जिसमें 40,000 ppm नाइट्रोजन होगा, जो कि सामान्य यूरिया का जो एक बैग है उसके बराबर पोषक तत्व प्रदान करेगा। इफ्को ने नैनो यूरिया का जो उत्पादन है जून 2021 तक आरंभ होगा इसका,
और इसकी एक जो बोतल है उसकी कीमत 240 रुपये होगी। और इसका जो मूल्य है यूरिया के बैग से, जो एक बैग आता है उसके मूल्य से 10% तक कम होगा। अब बात करें इसके यूज़ की, तो इसका यूज़ कैसे किया जाएगा। इसका यूज़ अंकुरन, जब फसल जब अंकुरित हो जाएगी उसके 30 से 35 दिन बाद इसका यूज़ किया जाएगा। और 1 लीटर में 4 ml तक नैनो यूरिया की जो लिक्विड वो है उसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है। जब दूसरी बार इसका छिड़काव है फूल आने पर किया जाएगा। और 1 एकड़ ज़मीन के लिए 150 लीटर पानी किया काफ़ी है। ठीक है। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो ये पौधों को पोषण प्रदान करेगा, भूमि की उर्वरकता को बनाए रखेगा, प्रदूषण को कम करेगा, है ना। संतुलित पोषक तत्व प्राप्त होंगे इससे। और आप इस बोतल की फ़ोटो भी देख सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। और इसका यूज़ जब दूसरी लहर आई कोरोना की, उस टाइम पे जब ऑक्सीजन की कमी आई, जब ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, उस टाइम पे इसका यूज़ किया गया था। ठीक है। और ये क्या करता है कि वातावरण से जो है गैसें हैं उसको खींच लेता है और उन गैसों में से जो नाइट्रोजन और जो अदर गैसें हैं उनको बाहर निकाल देता है और ऑक्सीजन को रख लेता है। और फिर इस गैस को रोगी जो मरीज़ होता है उसे ऑक्सीजन मास्क या ऑक्सीजन नली के थ्रू इसे प्रदान करवाई जाती है ऑक्सीजन। ठीक है। तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।